हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपने YouTube चैनल KMIQ पे आए हैं और आज हमने जो डिजिटल बोर्ड ले लिया है हमने फाइनली, जिसकी बात हम हर क्लास में लगातार कर रहे थे, तो फाइनली वो आपका इंतज़ार वो ख़त्म हो गया है और आज हम इस बोर्ड पे पहली क्लास डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई जाएगी और जो भी बच्चा इस क्लास को पूरी देखेगा उसकी मैं गारंटी लेता हूँ 50 नंबर ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, और 50 उसके बनेंगे जिसको अभी थोड़ा थोड़ा आता है, जिसको आता है वो 70 प्लस 70 से 80 के बीच में बना लेगा इसके आधार पर। ओके, सेम क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप देख लेना ना। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में एक अंतर बताइए। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सी विक्रिया होती है? तो वह विक्रिया जिसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। उसे क्या कहते हैं, विस्थापन विक्रिया कहते हैं। जैसे मैं कोई विक्रिया लिखना चाहूँ, जैसे CuSO4 प्लस Fe, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो ये जो Fe है वो अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर की अपेक्षा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को SO4 से क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। इस चीज़ के बारे में आपने पहले पढ़ा भी होगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अपन जब हम लोहे के कुछ बुरादे इसमें डालते हैं तो इसका रंग थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो इसी कारण होता है कि आयरन होता है वो क्या हो जाता है, अधिक क्रियाशील तत्व है, तो वो क्या करता है, इस कॉपर को क्या कर देता है, इसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी विक्रिया, विस्थापन विक्रिया हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है द्विविस्थापन विक्रिया। द्विविस्थापन विक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी विक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन विक्रिया कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो जैसे अपन देखें, जैसे अपन देखें कि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट की विक्रिया अगर अपन किसके साथ कराएंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ कराएंगे, तो क्या होगा, ये बेरियम होगा वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा, यानी क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। इसका मतलब ये है कि इसमें जो अधिक क्या होता है, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के पास Na प्लस चार्ज है, SO4 के पास -2 चार्ज है। ओके, इसी प्रकार बेरियम के पास कौन सा चार्ज है, प्लस का 2, और क्लोरीन के पास -2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आदान प्रदान कर लेंगे और इसके प्रकार अपन ये अभिक्रिया कर लेंगे। जैसे मैं आपको कुछ और भी दिखा के बता देता हूँ, इसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अपचयन अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए, उपचयन के बारे में पता होना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, और कौन सी विक्रिया, अवक्षेपण विक्रिया है, और संयोजन और वियोजन के बारे में तो हर बंदे को पता होना ही चाहिए, संयोजन और वियोजन। तो ये विक्रिया है जिनके बारे में आप सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो संयोजन विक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन विक्रिया उसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे C है, कार्बन है, जब इसकी विक्रिया अपन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, ठीक है, जब कार्बन की विक्रिया अपन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कौन सी विक्रिया है, संयोजन विक्रिया है, क्योंकि इसमें एक अभिकारक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे, एक उत्पाद बना रहे। तो कौन सी विक्रिया हो गई, संयोजन विक्रिया हो गई। वियोजन विक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी विक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे क्या कहते हैं, वियोजन विक्रिया। जैसे CaCO3 है, इसको अगर अपन उष्मा देंगे, ठीक, गर्म करेंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा, यानी एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। जैसे 2 उत्पाद बनाए इसने, तो कौन सी विक्रिया होती है, वियोजन विक्रिया होती है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है अपचयन विक्रिया। अपचयन विक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में तो क्या हो,
वृद्धि और हाइड्रोजन में क्या हो, कमी। तो वो कौन सी विक्रिया होती है, उपचयन विक्रिया होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखें तो जैसे CU की विक्रिया जब अपन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो CuO बनता है। ठीक है, तो इसमें नया पदार्थ जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, देखिए ये पदार्थ ऐड हो रहा है इसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन उपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में कमी हो। ओके, और अपचयन विक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी विक्रिया जिसमें H2 में तो क्या हो, वृद्धि, और O2 में क्या हो, कमी। तो कौन सी विक्रिया होती है, अपचयन विक्रिया होती है। ओके, जैसे मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। जैसे जब अपन CuO की विक्रिया जब अपन H2 के साथ कराते हैं, जब इस कॉपर ऑक्साइड की विक्रिया अपन H2 के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, Cu प्लस H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन के साथ कुछ जुड़ा है और ऑक्सीजन देखो यहाँ से हटा है, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। यानी ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन कमी हो, उपचयन विक्रिया, ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन वृद्धि हो, कौन सी विक्रिया, अपचयन विक्रिया। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, और फिर रेडॉक्स विक्रिया। रेडॉक्स विक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, यानी अपचयन भी हो और एक उपचयन भी हो, वो कौन सी विक्रिया होगी, रेडॉक्स विक्रिया होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पदार्थ इससे अलग हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, इसका क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, अपचयन हुआ ना, और यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि अपचयन और उपचयन के बारे में बताइए। अवक्षेपण जानते हो कि एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसे अवक्षेपण विक्रिया कहते हैं। आप जो बेरियम, ये उदाहरण इसकी जगह पे रख सकते हो, ये उदाहरण कर दोगे ना, अवक्षेपण यानी अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, यानी NaCl तो घुल जाएगा जबकि ये नहीं घुलेगा। ठीक है, अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा, तो ये अवक्षेपण विक्रिया क्या है, उदाहरण है। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ये सॉरी वो एक क्वेश्चन और रह गया, ये मेथेन के दहन की संतुलित समीकरण लिखिए। तो मेथेन आपको पता होना चाहिए, आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा आपकी किताब में। 4th चैप्टर में क्या था कि जब अपन मेथेन यानी CH4, जब अपन CH4 का दहन, दहन का मतलब आपको दहन दिखाई दे कहीं पे भी तो आपको ऑक्सीजन से क्या करा देनी है, उसकी अभिक्रिया करा देनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक तो CO2 प्लस H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, आपको पता है किसी भी चीज को जलाते हो तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें पूरा चैप्टर कवर करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखते जाइए ना। ये संतुलित का क्वेश्चन आ गया, तो संतुलित कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखो एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन एक ऑक्सीजन ये भी तो है ना, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अपन इसको किससे मल्टीपल करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, हमारे पास कितने हैं, 2 1 3, तो इसको भी 6 बनाने पड़ेंगे। 6 कैसे बनेगा बताइए, जब अपन इसको 4 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, और इसको 2 से करेंगे और इसको भी अपन 2 से करेंगे तो ये संतुलित हो जाएगी। ठीक है, संतुलित की एक क्लास मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप संतुलित की क्लास पूरी देख सकते हो, क्योंकि हमें और भी चैप्टर तैयार करनी है ना। ये संतुलित है रिएक्शन। ओके, आपको संतुलित समीकरण लिखना है तो 1 नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अमीबा में प्रजनन की विधि का नाम लिखिए। प्रजनन यानी अमीबा किस प्रकार जनन करता है, किस प्रकार रिप्रोडक्शन करता है, लिख रखा है रिप्रोडक्टिव, तो किस प्रकार रिप्रोडक्शन करता है, किस प्रकार करता है। अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा की शेप कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, ये बीच में से टूट कर एक पदार्थ ये बनाता है, एक भाग ये बनाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी विधि होती है, इसमें होती है खंडन। कौन सी होती है, खंडन। ओके, और प्लाज्मोडियम का आ जाए तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन। प्लेनेरिया में क्या होता है, मुकुलन। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन। और जो ब्रायोफिल्म की पत्तियां होती है उसमें क्या होता है, क्या होता है उसमें भाई, ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कायिक प्रवर्धन होता है, क्योंकि जो पत्ती होती है ना उसके ऊपर नया पौधा उगाता है। ठीक है,
पता नहीं है यार आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है ये जीवाश्म ईंधन के 2 ईंधनों के नाम आप बता दोगे? बता दोगे? 2 प्रकार के ईंधन कौन कौन से होते हैं? जीवाश्म ईंधन जानते हो आप लोग, जो जीव के अवशेष से प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोल लिख सकते हो, डीजल लिख सकते हो, केरोसिन लिख सकते हो, कोयला लिख सकते हो, कुछ भी है ना। विद्युत जनित्र ये चैप्टर हमारा हट गया है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लगा लेना। ठीक है, आपको आगे देखने को मिल जाएगा, अगर इस साल नहीं देखने को मिला। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? जैसे ये चुंबक है हमारी, ओके, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका कौन सा पोल है? साउथ पोल है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, और चुंबक के अंदर, ठीक है, ये साउथ से निकलती है और नॉर्थ की ओर जाती है। ओके, यानी ये एक बंद वक्र का निर्माण करती है इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ये क्या करती है? एक बंद वक्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये चुंबक के, आपको लिख देना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि ये क्या करती है? एक बंद वक्र का निर्माण करती है। ठीक है, ये काटेगी तो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि ये क्या दर्शाएगी? 2 दिशाएं दर्शाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 ओम प्रतिरोध के 3 बराबर टुकड़े करके इन्हें त्रिभुज की आकृति में जोड़ा गया है। यानी आपके पास 12 ओम का एक प्रतिरोध है, आपने उसको क्या किया? 3 टुकड़ों में तोड़ा। 3 टुकड़ों में तोड़ा तो ये 4 ओम के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा? इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। तो कुल प्रतिरोध कैसे होगा? मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, यानी आपने इनको त्रिभुज की आकृति में जोड़ना है, तो मैंने ऐसे बनाया, एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। मैंने इनको नाम लिख दिया A, B और C। ठीक है, मैंने क्या किया? ये जो AB है इसको क्या किया? पकड़ा, और इसको पकड़कर खींचा। ठीक है, तो मैंने इसको जब पकड़कर खींचा तो मेरे को कुछ ऐसा प्राप्त हुआ, यानी ये अलग प्राप्त हुआ, ये अलग हुआ, और ये इसको खींचूंगा तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया यार? प्रतिरोध है यहाँ पे ना, एक प्रतिरोध यहाँ पे और एक प्रतिरोध यहाँ पे। ठीक है, तो अभी डिजिटल बोर्ड है अपने पास, घबराना नहीं है। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, ये 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो अपन इसको R1 लिख देंगे, तो R1 क्या हो जाएगा? 4 + 4 = 8 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार अपन R2 निकालेंगे, तो R2 ये दोनों मान लो अब 1 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया, तो ये पार्श्व क्रम में हो गए। पार्श्व क्रम का सूत्र आपको पता ही है, पार्श्व क्रम का सूत्र आपको पता ही है, क्या होता है? 1/R = 1/R1 + 1/R2। ओके, तो हमारे पास 1/R1 कितना है? 1/8। 1/R2 कितना है? 1/4। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 8। ठीक है, 8 आएगा, तो 8 को 8 से 1 + 2 = 3/8। ओके, फिर क्या होगा? 8/3 = उल्टा कर लेंगे तभी तो आ रहेगा, तो ये उत्तर आ जाएगा अपना। कर लोगे इसे? पार्श्व क्रम में हो तो कर लोगे। नेक्स्ट चलते अपन। नेक्स्ट है हमारा गैंग व एनोड पंख को संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। गैंग जानते हो? गैंग हमारी भी गैंग है, आपकी भी होगी गैंग, होगी गैंग। गैंग कहते हैं यानी जब अपन कुछ खनिज जमीन से निकालते हैं तो उनमें कुछ क्या निकल आती है? अशुद्धियाँ मिल जाती है ना। कुछ जैसे अपने यहाँ से लोहा निकाला, तो जरूरी तो है नहीं कि लोहा ओरिजिनल लोहा निकलेगा, उसके साथ बहुत सारे चीज़ें निकलेगी, जैसे एल्यूमिनियम निकलेगा, बॉक्साइट निकलेगा। ठीक है, तो इनमें जो अशुद्धियाँ होती है ना इसके ऊपर, उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और एनोड पंख क्या होता है? एनोड पंख यानी जब अपन इन अशुद्धियों से धातु को शुद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको एक एनोड कैथोड मानकर करेंगे, तो एनोड के नीचे क्या हो जाएगा? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो वो दूसरा तीसरा चैप्टर में है, शायद धातु वाले पार्ट में है, तीसरे चैप्टर में, तो क्या हो जाएगा? ये जो गंदगी है ना जो धातु के ऊपर है, वो एनोड के नीचे जमा हो जाएगी, और इसे क्या कहेंगे अपन? एनोड पंख कहेंगे। ठीक है, उत्तम ऊर्जा स्रोत क्या होता है? जो मतलब हानिकारक किरणें वगैरह नहीं देता, वो क्या होता है? उत्तम ऊर्जा स्रोत। ये है नहीं आपके, ये भी नहीं है, आगे पढ़ते हैं। ये मटर के लंबे एवं बोने पौधों में संकरण कराने पर F2PD में प्राप्त होने वाली संति का लक्षण अनुपात आरेख खींचिए। तो आप लिख दोगे, आपको क्या लेना है? 2 पौधे लेना है, जैसे TT लिया, एक TT लिया। ठीक है, ये F1PD है, ठीक है, और ये कोई दूसरी PD है। ठीक है,
तो हमने इनका क्या किया, संकरण किया। संकरण मतलब इनको मिलाया हमने, ठीक है। तो मिलाया तो क्या होगा, ये टी होगा और ये मिलेगा तो टी होगा। तो ये व्यवस्थापत्तम आरेख है, ठीक है। जब अपन दोबारा इनका संकरण कराएंगे तो हमें दोबारा टी और स्मॉल टी प्राप्त हो जाएगा। ये F1PD है, ये F2PD है। ओके, इसके बारे में आपको बता देना है। ओके, ये एग्जाम में आता है। और इस चैप्टर में एक क्वेश्चन और आएगा लिंग निर्धारण का। किसी शिशु में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी कीजिए। लिंग निर्धारण का टिप्पणी आप जानते हो लिंग निर्धारण कैसे होता है। जैसे मैं लड़का हूँ तो अपन क्या होता है, जो मेल होता है, मेल उसमें क्या होता है, मेल में गुणसूत्र पाए जाते हैं और एक फीमेल होती है। तो यानी हमें 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं दोनों में, ठीक है। कुछ गुणसूत्र दो जोड़ी, एक जोड़ी गुणसूत्र अलग होती है, जैसे पुरुषों में XY होता है, ठीक है। पुरुषों में क्या होता है, X और Y गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र होता है, X होता है, ठीक है। जब पुरुषों का X गुणसूत्र महिलाओं के, मतलब महिलाओं के पास, दोनों के पास XX है। जब पुरुषों का X गुणसूत्र महिलाओं के गुणसूत्र से मैच करता है तो जो पैदा होती है संतति वो क्या होती है, लड़की होती है, क्योंकि XX किसके पास होती है, मेल के पास होता है, ठीक है। और जब पुरुष का Y गुणसूत्र आदमी के X गुणसूत्र से मैच करता है तब क्या पैदा होती है, लड़का पैदा होता है, ठीक है। तो आपके जो समाज में, मतलब हमारे गांव में तो ऐसा होता है कि जब भी कोई भी स्त्री के मतलब बार बार लड़कियां होती है तो उसका जो जिम्मेदार है वो किसको ठहराया जाता है, फीमेल को ठहरा दिया जाता है कि यार इसकी गलती है, इसके भाग्य में नहीं है। भाई उसकी कोई गलती नहीं है, मेल की गलती होती है, क्योंकि मेल ही क्या करता है, X गुणसूत्र सॉरी Y गुणसूत्र छोड़ता है और उसी का मतलब योगदान होता है इसमें, है ना। तो आपको बता देना कि जो पुरुष होते हैं, महिला होते हैं, उनमें 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक लिंग निर्धारण गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। फिर ये आरेख खींचकर आपको बता देना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घमिश क्या होता है, क्या होता है दीर्घमिश, निकट, ठीक है। दीर्घमिश होता है निकट। निकटदर्शी दोष क्यों होता है, जब अपन मतलब बार बार कोई निकट की वस्तु देखने लग जाती है ना, तो हमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो कौन सा दोष होता है, निकटदर्शी दोष होता है, ठीक है। और इस दोष के निदान पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उत्तल लेंस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ओके, तो इसी प्रकार उत्तल का निकट, भाई निकट है, निकट में कितने लीटर है, 3 लीटर है, तो 4 लीटर वाला होगा तो कौन सा होगा, अवतल। ओके, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार दूरदृष्टि दोष हो तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की दिखाई नहीं देगी। दूर में 2 लीटर है तो एक ऐड करना है, 3 होता है। और 3 नंबर पे कौन सा लेंस आता है, उत्तल लेंस आता है ना। तो उत्तल लेंस लगाकर अपन इसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब कॉपर की विक्रिया CO2 के साथ करवाई जाती है तो हरा पदार्थ बनता है, ठीक है। तो आपको साफ सी बात है, जब कॉपर की विक्रिया CO2 से कराएंगे तो क्या होगा, CaCO3 प्राप्त होगा। सॉरी, यहाँ पे Ca लिखना है, ठीक है। CaCO3 प्राप्त होगा और ये एक जंग होती है, ठीक है, हरा पदार्थ। और काला पदार्थ कब बनेगा, जब इसकी विक्रिया अपन H2S के साथ करेंगे। ओके, और FeSO4 का जब विघटन होगा तो Fe2SO3 SO3 और SO2 बनेगा। ये रिएक्शन सारी याद करनी है, कोई सी भी आ जाएगी एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब SO4 की विक्रिया आयरन के साथ कराते हैं तब क्या होता है। तो मैंने अभी बताया है ये तो, कि जब विस्थापन विक्रिया होगी यानी FeSO4 प्लस Cu बनेगा। ओके, ये नेक्स्ट विक्रिया जब जिंक की विक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं। तो इसका तो एक परीक्षण भी आपकी किताब में दे रखा है, ठीक है। फटफट की ध्वनि सुनाई देती है जब अपन इसका परीक्षण करते हैं। इसमें ZnSO4 मिलेगा प्लस H2 गैस मिलेगी। ओके, इसी प्रकार इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Na2O बनेगा, क्योंकि सोडियम की संयोजकता प्लस की 1 होती है, ऑक्सीजन की माइनस की 2 होती है। तो इसको संतुलित करना है तो इसको 2 लगाएंगे, इसको 2 लगाएंगे, ठीक है। तो ये संतुलित हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये रक्तदाब क्या होता है, रक्तदाब क्या होता है, मतलब रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर,
ठीक है, मतलब सिराओं और धमनियों में खून का जो प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। धमनी और सिराओं में दो दो अंतर लिखना है कि धमनियां मोटी होती है, सिराएं पतली होती है, बता देना ये किस कलर की होती है, किस कलर की होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी अगर आप कोई भी किसी भी जीव को मतलब काट दोगे तो नया जीव बन जाएगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं ना। और प्लेनेरियम पुनरुद्भवन की प्रक्रिया आपको बता देनी है, ठीक है, ओके। पुनरुद्भवन यानी ये दो जीव बनाएगा, फिर इन दो जीवों का होगा तो ये दो बनाएगा, इस प्रकार प्रोसेस चलती रहती है ना, पुनरुद्भवन उसे कहते हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन। आपको हार्मोन सारे याद करनी है, किस ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, क्या काम होता है उसका ना, और पादपों में कौन सा हार्मोन होता है। तो पहले मैं पादपों के बारे में बता देता हूँ आपको। जो पादप होते हैं उनमें ऑक्सिन हार्मोन होता है एक तो, ठीक है, एक होता है एफसीसी कमल, एक साइटोकाइनिन, एक होता है जिब्रेलिन, ठीक है, ये हार्मोन होते हैं। इसका पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो ये ऑक्सिन हार्मोन होता है, क्या कहता है, वृद्धि करता है पादपों में, ठीक है। एफसीसी कमल वृद्धि को रोकता है, जहां पे भी ये मान लो यहाँ तक है तो यहाँ तक ही करेगा पौधा, ठीक है, वृद्धि स्पंदन। साइटोकाइनिन कोशिका क्या करता है, विभाजन करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। जैसे आपने सेब देखा होगा, उनको आप काटोगे तो यहाँ पे अलग भाग दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन किसका काम है, किसका काम है, साइटोकाइनिन हार्मोन का काम है ना। इसी प्रकार जिब्रेलिन का काम है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या दे रखा है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है बताइए, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हार्मोन का ग्रंथि के नाम लिए। इंसुलिन किससे स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, और इस ग्रंथि से इंसुलिन स्रवण की मात्रा का नियमन किस क्रियाविधि द्वारा किया जाता है। यानी जो शुगर वगैरह होती है, चीनी वगैरह होती है, उनको शर्करा, चीनी मतलब शर्करा साइंस में है ना, उसकी मात्रा को नियंत्रित करके आप इसको क्या कर देंगे, नियंत्रित कर सकते हो, या फिर इंजेक्शन वगैरह होते हैं इनके लिए, ठीक है, वो लगाकर आप इसका कर सकते हो, निदान पा सकते हो। थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी से होता है। सारे हार्मोन आपको याद करने हैं ना। प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, जब पौधे की प्रकाश की ओर जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। बाद में प्रकाशानुवर्तन चित्र की साथ समझाइए। तो आपको क्या करना है, एक आपको क्या लेना है, एक आपको पौधा लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक खिड़की बनानी है आपको, और यहाँ पे एक सूरज दिखा देना आपको। पौधे को खिड़की के पास रखना है, ठीक है। तो ये पौधा होगा वो इस प्रकाश की ओर गति करने लगेगा, और इसको क्या कहते हैं अपन, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार एक और होता है, इसी प्रकार क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन के अलावा और होता है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब ये है कि, गुरुत्वानुवर्तन का ये है कि एक बीकर लिया हमने, इसमें बीच में पानी डाला, ठीक है, पानी से भरा, यहाँ पे एक पौधा लगाया, तो इस पौधे की जो जड़ें है वो क्या करने लगेगी, इस पानी की ओर गति करने लगेगी ना। इसे क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं इसको शायद, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं जब पौधे गतियाँ की ओर गति करने लगती है, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो ही गया। नेक्स्ट है श्रेणीक्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का परिपथ चित्र बनाइए। श्रेणीक्रम में कितने प्रतिरोध जुड़े हुए, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए। तो मैंने ये देखो, एक प्रतिरोध जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, श्रेणीक्रम में जोड़े, एक बैटरी जोड़ दी मैंने, ठीक है। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, और ये कौन सा है, R3 प्रतिरोध है। अब आपको पता है कि टोटल प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे हमें क्या करना है, इस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र को व्युत्पत्ति करना है, ठीक है। तो व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि इसमें क्या होगा, सिर्फ विभवांतर अलग होगा, धारा तो सेम जाएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे भी सेम जाएगी क्योंकि एक ही रास्ते से गुजरा है। अगर मान लो यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं, जैसे एक प्रतिरोध ये होता, एक प्रतिरोध ये होता, तो दोनों से अलग अलग होकर जाती, ठीक है, यानी आई का मान चेंज होता, ठीक है। विभवांतर तो एक ही लगा सकते थे हम यहाँ पे, लेकिन आई का मान चेंज होता, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही होगा, सॉरी, विभवांतर अलग अलग होगा, इसमें धारा तो सेम जाएगी।
थोड़ी गलती होगी क्योंकि यहाँ पे विभवांतर निकलेगा तो अपने को टोटल विभवांतर निकालना है, धारा तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो V बराबर V1, तीनों विभवांतरों को ऐड करेंगे, तीनों का अलग अलग विभवांतर है, यानी इस विभवांतर को अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे। ठीक है, यानी तीनों विभवांतरों को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अपने को जहाँ पता है कि V बराबर IR, इसका V बराबर IR1, इसका V बराबर IR2, धारा तो सेम जा रही है। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, धारा सेम जा रही है। ओके, मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, I कॉमन लिया, तो क्या हो गया यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, I से I कैंसिल आउट हो गया। ओके, और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यही निकालना था, हमें सूत्र वितरित करना था। इस प्रकार आप समांतर क्रम का भी कर सकते हो। यहाँ पे I अलग अलग जाएगी तो I को टोटल करना है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। अपवर्तन जानते हो अब क्या होता है, यानी हमने एक वो लिया, क्या, कांच का बॉक्स लिया। ठीक है, और इस पे क्या डाला मैंने, प्रकाश की किरण डाली। ठीक है, तो ये किरण कैसे जाएगी, चलो इसको एक बार रब करते हैं, दूसरी किरण डालते हैं। चलो ये डाल देते हैं एक बार। इसमें प्रकाश की किरण डाली मैंने, ये किरण डाली। ठीक है, तो ये किरण यहाँ से जाने के बाद में इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, यानी अगर ये बॉक्स नहीं होता, आयताकार कांच नहीं होता, तो ये किरण जाती तो ऐसे जाती, इस प्रकार जाती, अरे ऐसे ही तो जाती। अगर ये बॉक्स नहीं होता तो ऐसे जाती, लेकिन यहाँ पे मीडियम अलग है, यहाँ पे क्या है, माध्यम अलग है, यहाँ पे विरल है। विरल का मतलब जानते हो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हवा है। ठीक है, यानी अपन हाथ वगैरह चला सकते हैं। और यहाँ पे ठोस है, यानी ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की जो रे आई है, जो ये रे आ रही है, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, एक अभिलंब डालते हैं अपन इसमें, तो प्रकाश की रे क्या हो जाएगी, ये जो अभिलंब है, ये जो मैंने अभिलंब खींचा है, इससे क्या होगी, दूर हटेगी या निकट आएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, गति करेगी ये। ठीक है, अभिलंब की ओर आती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुकती है। ओके, समझ गए। और जब ये इस माध्यम से बाहर निकलती है, यानी सघन से वापस किस में जाती है, विरल में जाती है, तो ये क्या करती है, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। ठीक है, तो यानी मैंने ये रेट दर्शा दी कि ये रेज होगी। समझ गए, समझ में आ गया। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, अगर डाउट है तो। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये अभिलंब मैंने बना दिया, ये थोड़ा सीधा है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये किताब में भी नहीं बनता ऐसा चित्र। ओके, तो हमने क्या किया, देखो हमने प्रकाश की किरण डाली Mn। ओके, तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करी। ठीक है, तो इनको जाना तो ऐसे चाहिए था, ये MNO की तरह बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश की तो हमें ये किरण, ये जो अभिलंब M1 और N2 है, N डैश M1 डैश है, इसकी ओर क्या करेगी, ये झुकेगी। ठीक है, और हमें रे कौन सी प्राप्त होगी, कौन सी रे प्राप्त होगी बताओ, ये P प्राप्त होगी। ठीक है, और जब ये वापस बाहर निकलेगी तो PQ रेस प्राप्त होगी। यानी जब कोई प्रकाश किरण से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन का नियम कहते हैं ना। आयताकार कांच की स्लैब से इस प्रकार अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकती है। ओके, इसे स्नेल के नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या कहते हैं कि ये जो ये एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इनका अनुपात क्या होता है, समान होता है। यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है, ये और ये जो दोनों माध्यम को अलग करने वाला ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अपवर्तन का नियम ये कहते हैं। और एक दूसरा नियम ये कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, परावर्तन नहीं है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं,
दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण बटा परावर्तन कोण, ठीक है, ये क्या होगा? स्थिर होगा। ओके, ये चित्र देख लेना, ये मैंने अभिलंब दर्शाए 2 डैश से, ये किरण ऐसे जानी चाहिए थी, इस प्रकार गई है। ये क्वेश्चन पिछली बार हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था, अब की बार ही पूछ सकता है। ओके, तो आप बता देना। ठीक है, अपवर्तन के नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। और इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ओके, ये हो गया। ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के दूर से 15 सेमी दूरी पर रखे बिंब का 2 गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब से, जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो शायद 10 उत्तर आएगा इसका। कर लेना आपको 1/v इक्वल टू, सॉरी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से होगा। पहले आपको m निकालना है, m इक्वल टू h' इक्वल टू v माइनस v/u। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि ये दर्पण है, तो इसमें इस तरह प्लस का होगा, माइनस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 ओम प्रतिरोध के दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई l तथा अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल a है। इसी पदार्थ, यानी अपने पास जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसा अपने को करते जाना है। तो करते हैं अपन, है ना। अपने पास मान लो r इक्वल टू जानते हैं रो L/A होता है। ठीक है, हम मानेंगे कि ये R1 प्रतिरोध है। क्वेश्चन देखना ना, इक्वल टू ये रो है और L लंबाई का है और A मोटाई का है। ठीक है, यही तो दे रखा है। और इस R1 का मान कितना दे रखा है हमें? 8 ओम, 8 दे रखा है। तो 8 इक्वल टू रो L/A। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार अपन R2 निकालेंगे। अब क्या किया इसने? लंबाई को तो क्या कर दिया? दुगुना, यानी 2L कर दिया। ओके, और क्षेत्रफल को क्या कर दिया? आधा। ठीक है, तब क्या होगा? ये R2 क्या होगा? रो, ये डिवाइड में ऊपर जाकर किस में हो जाएगा? मल्टीपल में L/A, 2 इंटू 2। ठीक है, और R2 इक्वल टू रो L/A, 2 से 2 मल्टीपल होगा तो कितना आएगा? 4। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन दे रखा है, ये इसका मान अपन यहाँ से समीकरण 1 से रख सकते हैं। अरे रख सको ना भाइयों। ये देखो रो L/A है, यहाँ पे रो L/A है, तो 4 8 से मल्टीपल होगा तो अपना R2 का मान आएगा 8 मल्टीपल 4। ठीक है, और R2 इक्वल टू 32 ओम। कर लोगे? अगर ये क्वेश्चन आपके टीचर इसको थोड़ा चेंज करके दे दे तो 12 बज जाती है, बल्लो बल्लोगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपको कर लेना है कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। प्राकृतिक सूचक क्या होता है? मेथिल ऑरेंज होता है, ये तो पता है हमें। जो आता है ना वो करते जाना है। संश्लेषण सूचक क्या होता है? प्राकृतिक सूचक मेथिल ऑरेंज होता है, हल्दी होती है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक हल्दी होती है, मिला देना है। संश्लेषण सूचक होता है मेथिल ऑरेंज। ओके, अम्लीय लवण कौन सा होता है? उदासीन लवण कौन सा होता है? ये चीजें आपको देखकर बता देनी। दुर्बल अम्ल तो ये होता है CH3COOH। और अपने को प्रतिअम्ल का पता है, मिल्को मैग्नीशिया होता है। ठीक है, और आपको जैसे जैसे आप देखते जाओगे वैसे वैसे हो जाएगा। जैसे लवण क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्षारीय लवण हो जाएगा, है ना, क्योंकि सोडियम होता है वो क्षार होता है ना। इस प्रकार आपको देख लेना है ये। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी ये चुंबक है हमारे पास, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी वह क्षेत्र जहां पे क्या करती है, उसके पास कोई अन्य चुंबक लाते हैं तो उस पर कोई बल का संशोधन किया जाता है, अनुभव किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बचपन में 2 चुंबक लिए हमने और एक चुंबक और लेके आए तो ये दूर भागती है या फिर पास आती है, तो ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओके, नेक्स्ट है
किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो मैंने बाहर बनाया था, वैसा चित्र बनाना है। बना दोगे ये चित्र? चलो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। अपने पास चुंबक है, ये लिया देखो चुंबक, ओके। और इसके ऊपर देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाता हूँ मैं आज। देखने दो मेरे को, बोर्ड को भी देखने दो। चलो अपन ही बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो चुंबकीय क्षेत्र एन से निकलेगी और एस में जाएगी और एस से एन में जाएगी। इसी प्रकार एक और फेरा बना देना है, यहाँ पे बना देना 2 फेरे, ठीक है। दिशा दर्शा देनी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यहाँ पे दर्शा देंगे अपन दिशा, और 2 ऐसे बना देंगे, ठीक है। 2 यहाँ से बना देंगे, ओके। तो ये क्या हो गया? छड़ चुंबक हो गया। आता होगा आपको ये क्वेश्चन। फिर आगे पूछ रखा है, ये हो गया। ये है कि इनकी 4 विशेषता को वर्णन कीजिए। तो एक विशेषता तो ये है कि बंद वक्र का निर्माण करती है। आपको दिखा रखा है, देखो बंद वक्र बना रही है, ठीक है। एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी काटती है? नहीं काटती, ठीक है। और ये एन से निकलती है और एस में प्रवेश करती है। जबकि चुंबक के अंदर दूसरा चौथा नियम ये लिख देना है कि चुंबक के अंदर एस से निकलती है और एन के अंदर प्रवेश करती है। ये हो गई 4 विशेषता, ठीक है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिखा कर ले लेना मेरे से, ओके। यही पे हूँ मैं, ओके। नेक्स्ट, किसी धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो आप बता दोगे, दक्षिणास्थ का अंगुष्ठ नियम बता देना आपको, ठीक है। धारा की दिशा उसी से पता चलती है। अगर अंगुलियां किसको दर्शाएगी, सॉरी, अगर हम किसी भी चालक तार को अपन अंगूठे से पकड़े, ठीक है, सॉरी हाथ से पकड़े, तो अंगूठा धारा की दिशा को और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी ना, कर लेना है। इतना ही है क्या? नेक्स्ट चलते हैं। एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र आपको पता है CH3 COOH तो एथेनॉल होता है, या CH3 CH2 OH क्या होता है? ये क्या होता है? एथेनॉल होता है। और ये क्या होता है? ये एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? एसिटिक। या देखो OH लगा हुआ है, OH में क्या शेष रहता है? ऑल। और डबल बॉन्ड OH होता है, उससे क्या होता है? ओइक, ठीक है। एथेन की बिंदु संरचना बनाइए। तो आपको ये 3 फॉर्मूले याद कर लेने हैं, मैं लिख देता हूँ। CnH2n+2, एक CnH2n, ओके। और एक ये फॉर्मूला याद करना, CnH2n-2, ठीक है। ये होता है एल्केन का, ओके। ये होता है एल्कीन का, और ये एल्काइन का। ये नाम उकचुक हो सकता है ना, देख लेना। एन का मतलब ये है कि जितने कार्बन होंगे वो संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। मेथ 1 नंबर पे मेथ आता है, 2 पे एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टनॉन, डेक। ये चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, एक क्लास डाल रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन दे देंगे। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन का, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा? एल्काइन, ठीक है। तो एथेन यानी 2 नंबर पे एथ आता है। एल्केन में एन शेष रहता है, एल्केन में एन, इसमें इन, और इसमें आइन शेष रहता है, ठीक है। एथ का मतलब ये है कि 2 कार्बन परमाणु है। तो आपको पता है CH3 होगी, ठीक है। यानी इसका सूत्र होता है C2H6, यानी 2 कार्बन है तो एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, ठीक है, ठीक है। 6 कार्बन में हाइड्रोजन लगानी है हमें, एक के साथ 3 लगाएंगे क्योंकि 4 संयोजकता होती है। 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, एक आपस में जुड़ गया तो 4 हो गए दोनों के, ओके। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एच जोड़ना है, एक एच यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और बना लेना है। कर लोगे? कर लोगे ना? नेक्स्ट है विषम परमाणु को ध्यान से समझाइए। तो आपको परिभाषा लिखनी है, संयोजक आबंध की परिभाषा लिखनी है, समझाती श्रेणी की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। अरे ये नहीं होगा क्या? चलो मैं बता देता हूँ। एथेन है, एथेन मतलब एल्केन है, ठीक है। एथ कितने नंबर आता है? 2 पे। तो सूत्र लगेगा हमारा CnH2n+2 वाला सूत्र लगेगा ना। तो हमारे पास n का मतलब 2 है
2 गुणा 2 प्लस 2। ओके, तो इसका सूत्र होता है CnH4, सॉरी CnH6 C2H6। ठीक है, यानी कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का साझा तो यहाँ से है और एक का यहाँ से है। ओके, इसी प्रकार इनके सभी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक एक का साझा होगा। आपको बनाना है इसे गोल गोल और कर लेना है। इजी काम है यार, हम क्लास लगा देंगे एक और सेपरेट इसके लिए। ये देखो C2H6 है, C2H6 CH3 CH4 C3H8 C2H6 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 60 है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बंध है तो वो संतृप्त होता है, और अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कौन सा होता है? असंतृप्त होता है। ठीक है, तो आपको पता है, आपको ये दो है ना इस सूत्र में रखकर चेक लेने हैं एल्केन वाले में, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है भाई, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस सूत्र में अगर आप लिखोगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो असंतृप्त नहीं होगा बाकी के। ठीक है, तो इसमें रखोगे 2 रखोगे इस सूत्र में, तो 2H2 × 2 + 2 तो 6 सूत्र आएगा। तो ये तो हो गया क्या? संतृप्त। इसको रखोगे तो आपको पता है कितने उत्तर आएंगे? 8 आएंगे। तो यानी ये नीचे वाले में आएंगे। ठीक है, तो ये असंतृप्त हो गया। समझ रहे हो ना? अरे भाई समझ रहे हो ना? इस प्रकार ही इनमें 3 रखोगा, इसमें 3 रखोगे तो ये बन जाएगा, ये भी संतृप्त होगा क्योंकि ये इस फॉर्मूला पालन कर रहा है ना। इसी प्रकार ये भी संतृप्त नहीं होगा ये तो, क्योंकि ये H2O6 आता है, तो ये 2 होंगे संतृप्त और 2 क्या होंगे? असंतृप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। तो साबुन कठोर जल में जाग नहीं देता, अपमार्जक कठोर जल में जाग देता है। ठीक है, साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, और अपमार्जक के बारे में आपको बता देना है ना। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? उदाहरण देखकर समझाइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने अभी बताया, अगर कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन एक कंडीशन और है इसमें, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो ही होना चाहिए, एक हाइड्रोजन और ये समूह ही होना चाहिए। ओके, तभी वो क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर 2 डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है और त्रिआबंध है तो क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, उदाहरण आपको देना ही है। उदाहरण कैसे दोगे? संतृप्त का सूत्र लिख देना C2H6 और असंतृप्त का कुछ भी लिख देना C3H4। जो भी सूत्र आपसे बन रहा है ना वो सूत्र आपको चेक लेना है। ओके, देख लेना है ना। नेक्स्ट एल्कोहल का विकृतीकरण। विकृतीकरण कैसे होता है एल्कोहल का? जब अपन एल्कोहल में क्या डालते हैं? कुछ रंजक डालते हैं तो एल्कोहल क्या हो जाता है? एल्कोहल का रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? एल्कोहल का विकृत एल्कोहल, इसे विकृत गंधिता भी कहते हैं। ठीक है, विकृत एल्कोहल कहते हैं, सॉरी। ओके, और इसका एग्जांपल आप दे लेना कि एथेनॉल में मतलब जो शराब वगैरह आती है उसमें थोड़ी रंजक ही डाला जाता है। ठीक है, उसे विकृत एल्कोहल कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बताओ, कोई भी बताओ, एनीबॉडी? नहीं पता? देखो, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया, कोई भी हो सकता है, अगर अपन क्लोरीन के साथ करवाते हैं, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है। किसके प्रकाश की उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है, सॉरी जो एक क्लोरीन होता है, वह हाइड्रोजन को एक एक करके क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हो जाएगा CH3Cl, ठीक है, प्लस HCl। दोबारा अपन इसकी अभिक्रिया करेंगे, तो दोबारा हमें क्या मिलेगा? CH2Cl2 प्लस HCl। ये प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है ना। हाइड्रोजन को क्या कर देता है? क्लोरीन प्रतिस्थापित कर देता है। ओके, इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप ऑक्सीकारक आपको याद करना है और वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने की रिएक्शन भी आपको याद करनी है ना। यानी ऑक्सीकारक क्या होता है? आगे क्वेश्चन भी होगा शायद। ये हो ही गया, ये हो ही गया, ये भी हो गया। हाइड्रोकार्बन का दहन। हाइड्रोकार्बन को अगर अपन दहन करेंगे, हाइड्रोकार्बन मतलब
हाइड्रोजन और कार्बन, इनको अगर अपन दहन करेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा क्या बनेगा बताओ, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। किसी भी चीज को जलाते हैं अपन तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये देखिए मैं बनाता हूं, जब अपन हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी मोमबत्ती के ऊपर कोई गिलास रख देते हो तो वो बुझ जाती है थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ओके, तो ये अभिक्रिया अपन करवाएंगे तो हमें CO2 प्लस H2 प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होगा। ये क्या है, क्या है, ये हाइड्रोकार्बन का दहन है, समझ गए। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। दोहरा परिसंचरण का मतलब ये है कि जो हृदय होता है हमारा, जो हृदय होता है हमारा, ठीक है, इसमें जो रक्त होता है वह दो बार निकलता है, यानी एक बार तो ऑक्सीजनित रुधिर होता है और एक विऑक्सीजनित रुधिर होता है, उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसके बारे में बताना, आपको परिभाषा लिखना दोहरा परिसंचरण तंत्र की। और मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय की व्यवस्था, आपको वो आरेख खींचना। आरेख कैसे, जैसे बीच में तो आपको हृदय बनाना है, बीच में तो क्या बनाना है, बीच में तो हृदय बनाना, आपको जैसे बनाना चाहो बना सकते हो ना, हृदय बनाना है ना, बीच में तो हृदय बनाना है। और फिर इससे कनेक्शन करना है, एक यहाँ पे जाली वगैरह लगानी है, ठीक है, और एक ऊपर करना है, ठीक है। ये व्यवस्थात्मक आरेख खींचना है और इसके बारे में आपको जानकारी देने की कैसे कैसे क्या क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण एवं विचलन कोण को परिभाषित कीजिए, यानी प्रिज्म के लिए एक प्रिज्म कोण और एक विचलन कोण को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। और श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर स्पेक्ट्रम का क्रम को बताइए। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये एक प्रिज्म बनाया मैंने, सॉरी, प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ठीक है। इससे मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ की इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ की। ओके, तो ये लाइन क्या करेगी, यहां से एक सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। फिर ये लाइन अगर बाहर आएगी तो ये 7 प्रकार के प्रकाश में डिवाइड हो जाएगी। ओके, जैसे में 7 कलर के प्रकाश में डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, श्वेत प्रकाश का क्रम हो गया है ना। श्वेत प्रकाश का क्रम कौन सा होगा, विग्योर होगा। V का मतलब वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रे, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्रम है। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, प्रिज्म की दो फलकों से बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है। फिर विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण उसे कहते हैं जैसे प्रकाश की किरण ऐसे जाती और ये किरण ऐसे जाती, ये जा रही है ना, ऐसे जाती, तो ये जो कोण बन रहा है, आपतित किरण और निर्गत किरण, ये निर्गत किरण होती है, ये आपतित किरण होती है। प्रिज्म के ऊपर जो किरण आपतित किरण है वो आपतित होती है, ये अपवर्तित होती है और ये निर्गत होती है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण जब मिलती है एक दूसरे में जिस जगह पे, उसे क्या कहते हैं, वहाँ पे जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ओके, ये याद कर लेना आप। और विचलन कोण कहते हैं ना। इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया समझाइए। इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष उस साइड बनता है जिस साइड क्या हो, सूर्य मतलब जैसे सूर्य इस साइड में है और आप इस साइड खड़े हो तो इंद्रधनुष इस साइड बनेगा, ठीक है। तो इंद्रधनुष कैसे बनेगा, जब वर्षा हो जाती है और वर्षा होने के बाद में आसमान में कुछ बूंदें रह जाती है, ठीक है, आसमान में क्या कुछ बूंदें रह जाती है और उन बिंदुओं पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, जैसे ये बूंदें रह गई आसमान में, ये बूंदें जल की रह गई, तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो प्रकाश यहाँ पे आएगा, यहाँ से इसमें इसका क्या होने लगेगा, परावर्तन होने लगेगा, परिकर्णन होने लगेगा और इसलिए इंद्रधनुष हमें 7 कलर में बटी हुई दिखाई देगी, ठीक है। इसी प्रकार आपको ग्रह काले क्यों होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, ग्रह काफ़ी हमारी आंखों के काफ़ी नज़दीक होते हैं, ठीक है।
तो इसलिए वो मेघ काले दिखाई देते हैं। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल या प्रतन काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। टायरिक्योटिन टिमाते है सब कुछ। ये कह रहा है गोले लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी को संबंध बताइए। तो गोले लेंस में संबंध क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये संबंध हो गया। ठीक है। आवर्धनता किसे कहते हैं? आवर्धनता कहते हैं m इक्वल टू h/h, यानी बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धनता कहलाता है। ठीक है। बिंब ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाते हैं? आवर्धनता कहलाता है। ओके। ये नेक्स्ट है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और जल के सापेक्ष 4/3 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कांच में और जल में प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो अपन पहले कांच में निकालते हैं। आपको लिखना है कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक। तो सूत्र होता है c/v। c का मतलब प्रकाश में वेग और v का मतलब अपने को जिसमें वेग निकालना है। हमें कांच में प्रकाश का वेग कितना दे रखा है? अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 3/2। तो यहाँ पे 3/2 लिख लेना है। ओके। और ये आपको पता है 3 × 10⁸ होती है। सूर्य के प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है मीटर प्रति सेकंड। v निकालना है, 3 से 3 कट जाएंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10⁸। ओके। तो ये तो आपको आना चाहिए। इसी प्रकार आपको 4/3 लिखना है एक साइड, 4/3 लिखा एक साइड इक्वल टू c कितना है? 3 × 10⁸। प्रकाश की वेग ये है और v ज्ञात करना है। ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीपल में जाएगा तो v इक्वल टू 9 × 10⁸/4। v इक्वल टू 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझ गए कैसे किया मैंने? यानी n इक्वल टू सूत्र होता है c/v। c मीन्स प्रकाश की वेग और v यानी जो वेग दे रखा है वो वेग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है कि किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के pH का मान 7 होता है। सारे pH मान आपको याद करने, जैसे जठरस का 1.2 होता है, नींबू के रस का 2.2 होता है और NaOH का 10 होता है, आंसू जल का 7 होता है। ठीक है। तो ये याद करना है। चिट्टी के डंक से स्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो चिट्टी का जो डंक होता है वो कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथेनोइक अम्ल होता है उसमें। ठीक है। और नेटल के पौधे में मेथेनोइक अम्ल होता है। इमली में कौन सा होता है? इमली में कौन सा होता है? टमाटर में होता है ऑक्जेलिक। इमली में टार्टरिक होता है। संतरे में और नींबू में कौन सा होता है? संतरे में और नींबू में सिट्रिक होता है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। प्लाज्मोडियम में क्या पाया जाता है? भूखंड पाया जाता है। ठीक है। क्योंकि वो एक गुब्बारे से फूट कर निकलता है ना। वायुमंडल में ओजोन की तीव्रता की मुख्य कार्य क्या है? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कारण दिख दिया ना आपको। ठीक है। एक ही सॉकेट से एक ही समय पर बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करने से क्या होता है? संयोजित करने से क्या होगा? वो सॉकेट क्या हो जाएगा? अतिभारण हो जाएगा। यानी एक ही बोर्ड में अपन अधिक सारे वो जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? अतिभारण होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करें। तो I इक्वल टू अपन जानते हैं क्या होता है? Q/T होता है। Q का मान कितना है? 300 कूलम और T का मान कितना है? 5 मिनट। ठीक है। तो I इक्वल टू Q/T। T हमें हमेशा सेकंड में चाहिए, मिनट में कार्ड निकालना नहीं है। ठीक है। तो सेकंड में निकालना, लेकिन आपको मात्रक चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे Q का मान 300 है और इसका मान 5 मिनट है तो 60 कूलम प्रति मिनट ये लिखना है। ओके। मात्रक ये लगा लेना, एम्पियर नहीं लगाना। एम्पियर लगाओगे तो यहाँ पे इसको पहले 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा तो ये 300 आएगा और बट्टे में यहाँ पे आपको 300 लिखना पड़ेगा तो 1 एम्पियर धारा निकलेगी। ओके। नेक्स्ट चलते हैं।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली दो प्रमुख घटनाओं कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक तो क्या होती है, जो जो CO2 होती है वह किस में चेंज होती है? O2 में चेंज होती है। और कौन सी क्रिया होती है? एक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण वायुमंडल का अपवर्तन नहीं हो पाता, प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता, इसलिए वहां पे अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश काला दिखाई देता है। जबकि जो धरती पर खड़ा व्यक्ति है उसको नीला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल के कारण, जो वायुमंडल में काफी सारी लेयर, आपको पता है काफी सारी परतें हैं। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है मान लो, ठीक है, तो जब प्रकाश आता है, जैसे यहाँ से सूरज से कोई प्रकाश आता है, तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है इसको, ठीक है। इसलिए इस व्यक्ति को आकाश क्या दिखाई देना पड़ता है? काला दिखाई देता है, ठीक है, नीला दिखाई देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली अभिक्रिया और निकलने वाली गैस का नाम लिखिए। तो जब सोडियम धातु की अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब अपन जिंक के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, आपको पता है, लेकिन सोडियम जिंकेट भी बनता है। ओके, नेक्स्ट है किसका उपयोग किया जाता है? तो पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण। सूत्र क्या होता है विरंजक चूर्ण का? CaOCl2। ओके, रसोई घर में पकौड़े, खस्ता पकौड़े बनाने में बेकिंग सोडा। ये चीजें आपको सारे उपयोग याद करने पड़ेंगे। ओके, ऐसे नंबर नहीं आएंगे आप लोगों के ना। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में धोने का सोडा, नाम ही लिखना है ना, धोने का सोडा लिख देना है। खिलौने बनाने में POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कह रहा है कि मादा, नर एवं मादा लिंग हार्मोनों के नाम लिखिए। तो नर में तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन, सॉरी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन लिखना ना, और मादा में एस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, नर मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बना लेना है, और उसमें जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है उनके नाम लिख लेना है, ठीक है। चित्र सारे आने चाहिए आप लोगों को, चित्र नहीं आएंगे तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करना आप लोगों को, ये मैंने दर्पण बनाया अवतल दर्पण के लिए ना, दर्पण के लिए ना, तो ये मैंने दर्पण बनाया अवतल दर्पण। तो आपको बताना कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ये P है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजरती है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण दोबारा मुख्य समांतर होती है तो एक बिंदु से होकर गुजरती है। और यहाँ पे जहाँ पे दोनों किरणें बनती है फोकस बिंदु होता है, और उसको परिभाषित कर देना इस प्रकार ना, यानी जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर होती है तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, तो लिख देना है, एक तो गाड़ियों में, ठीक है, एक तो गाड़ियों में होता है, और एक उपयोग आपको अपने हिसाब से लिख देना ना, गाड़ियों का पथ दृश्य देखने के लिए ना। ओम के नियम का कथन लिखिए। तो ओम के नियम का कथन आप लिख दोगे, ओम के नियम का कथन लिख दोगे, जब ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये नियम आपको रट लेना है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओम के नियम को दर्शाने के लिए सत्यापन कीजिए। तो आपको सत्यापन कर देना है, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ओम के नियम से एक सूत्र आता है V बराबर IR, जहाँ पे R क्या है? प्रतिरोध। ओके, तो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध का सूत्र होता है R = ρL/A। प्रतिरोध निर्भर करता है तो तार की लंबाई पर, ठीक है, और एक किस पे निर्भर करता है? एक निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, और आपने कौन से पदार्थ का तार लिया है? प्रकृति, एक प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो तार का प्रतिरोध एक तो किस पे, किस प्रकृति का पदार्थ है, तार है, किस क्या लंबाई है और क्या क्षेत्रफल है, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। जूल का तापन नियम आपको याद होना चाहिए, और
और भी कुछ याद कर लेना जो भी है। 2 विद्युत लैंपों में ये न्यूमेरिकल कर लेना आप लोग, ठीक है। वर्जन किसे कहते हैं, वर्जन किसे कहते हैं, ये सदिलेपन किसे कहते हैं, जो भी परिभाषा है पाठों में वो याद कर लेनी है, ये सदिलेपन वर्जन जो भी है। वर्जन किसे कहते हैं, जब कार्बोनेट एस्को को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और उसे किसे बदल दिया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं, ठीक है। और जब कार्बोनेट एस्को को, जैसे ये Na2CO3 है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसको किस में परिवर्तित किया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। और जब सल्फाइड एस्को को वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, याद कर लेना, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एक उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम लिख देना आपको, जो भी है Al2O3 Na2O कुछ भी लिख देना। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। पित्तल किन 2 मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है, पित्तल मतलब पिताजी से आप याद कर सकते हो, ठीक है। पी का मतलब हो गया पित्तल, किससे मिलकर बना है, ता का मतलब तांबा और जे का मतलब जिंक, तो इन 2 मिश्र धातुओं से मिलकर क्या बना होता है, पित्तल बना होता है। दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम लिखिए, और ये कह रहा है कि दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम लिखिए। तो जब हम किसी विद्युत धारावाही तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाए, तो अंगुलियां किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, ठीक है। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर तथा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त चित्र बनाइए। यानी आपको एक परिनालिका लेनी है, ये परिनालिका लेनी है और इसके ऊपर थोड़े तार लपेट देने आपको, ठीक है। इस प्रकार आपको परिनालिका का चित्र बना देना है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि चुंबकीय तो ये चित्र बना देना आपको और चुंबकीय क्षेत्र को भी दिखा देना है, ठीक है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी दर्शा देना ना परिनालिका बनाकर। फिर बता रखा है धारावाही परिनालिका की सहायता से लोहे की छड़ को चुंबक में कैसे बदल दिया जा सकता है, कि मतलब जब ये जो नरम लोहे की एक रॉड ली है हमने, इसके ऊपर तांबे की तार लपेटे तो काफी समय तक रखने पर ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, चुंबक में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये बता देना आपको। नेक्स्ट, सहसंयोजीबंध किसे कहते हैं, और ये सहसंयोजीबंध की परिभाषा लिखनी है। सारी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, सहसंयोजी की, समझाती श्रेणी की, सब कुछ। मीथेन और एथेन की बिंदु संरचना बताइए। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, मतलब कार्बन होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो इसकी संरचना बना लेना आप लोग। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। यहाँ पे एच था वो इससे मैच हो जाएगा, एक ये तो एक H, क्योंकि ये मैंने क्लास डाल रखी है, आप देख लेना। ये सारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके अंडे में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये होगी किसकी, मेथेन की, ओके। एथीन की क्या होती है, एथीन की होती है, क्या होती है एथीन की, C2H4। तो इसकी बना लेना, ये डबल बॉन्ड आएगा इसमें। एथीन में आपको पता है C और यहाँ से HH, ये एथीन हो गया। संकलन अभिक्रिया परिभाषा लिखनी है आप लोगों को। जब मतलब वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने की अभिक्रिया है कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया जब निकिल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ये किस में बदल जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। उसे क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बताई है मैंने। नेक्स्ट है एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण लिखिए, और निर्जलीकारक का नाम लिखे तो आपको बता देना है कि जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया KMnO4, ये रिएक्शन सारी याद करनी है, चौथे पार्ट की सारी, K2Cr2O7 के साथ करवाई जाती है तो ये एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, और ये निर्जलीकारक है। निर्जलीकारक एक तो ये है और ये 2 है, ठीक है। नेक्स्ट है सही श्रेणी पहचानिए। तो एथेन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एकला बंद है, पता आप लोगों को, ठीक है। और ये हेक्सेन लंबी श्रृंखला वाला है, ठीक है। बेंजीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड आता है इसमें, ठीक है। बेंजीन की वल्ले ऐसे बनती है, आपको पता होना चाहिए। बेंजीन वल्ले 3 ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आते हैं इसमें, है ना। बेंजीन वल्ले मेथिल अल्कोहल विषम परमाणु होता है ना।
नेक्स्ट साबुन के अणु की संरचना में तो बना देना आपको इस प्रकार किताब में दे रखी है, मिशेल के बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता उसे कहते हैं जो फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर 1/f। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। आपको पता होना चाहिए, अगर प्लस का चश्मा लगा हुआ है तो उसके उत्तल लेंस लगेगा और माइनस का लगा हुआ तो अवतल लेंस लगेगा ना। और ये चित्र बनाना है कि उत्तल लेंस प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित, तो चित्र बना लेना, आपको सारी चित्र देख के आनी है। जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबित आपतित होता है तो क्या होता है? तो जो बताया था मैंने, ये बनाना है इसमें, ये जो बताया था ना मैंने, कौन सा था, ये बनाना है कि जब प्रकाश किरण सगर माध्यम से विरल माध्यम प्रेस करती है तो कैसा मतलब डायग्राम आपको आना चाहिए। ओके, ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने पीछे बता दिया है। ये एक बोल रहा है कि आंख के दो मुख्य दोषों के नाम लिखिए। तो एक तो निकट दृष्टि दोष, कोई भी दोष का नाम लिख सकते हो आप, जरा दृष्टि दोष, कुछ भी। एक दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष भी होता है। इनके कारण लिख देना, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की नहीं दिखाई देती। यहाँ पे 3 लेटर, तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निदान के लिए, और इसमें उत्तल, और इसमें द्विपक्षीय लेंस, यानी इसमें अवतल और उत्तल दोनों होती है। ओके, नेक्स्ट, तंत्रीय कोशिका का नामांकित चित्र बने। तो तंत्रीय कोशिका हर किस कोई बना देगा यार, तंत्रीय कोशिका तो है, ठीक है, ये लास्ट में इसके। ओके, और यहाँ पे केंद्र होता है, इसकी संरचना बताएगी, मतलब ये दुर्मिका होती है, यहाँ से सूचना अपराजित करता है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, स्नैप से आती है, दूसरी स्नैप से बाद आती है। इस प्रकार ये मस्तिष्क, इसके अंतिम भाग तक पहुँच जाती है और मस्तिष्क से चली जाती है। ये प्रश्न मैंने बताया हुआ है, पीछे देख लेना क्लास में। नेक्स्ट है वायवीय और अवायवीय श्वसन। जो वायु की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे वायवीय, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। दोनों में इलेक्ट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। विखंडन का प्रोसेस का वो डायग्राम है, वो याद कर लेना आप लोग, ठीक है। बस इतने से क्वेश्चन थे, आप लोगों को ये होना चाहिए, आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको 12th चैप्टर की जो 12 चैप्टर विद्युत, उसकी पूरी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, उसकी सारी चीज़ें आनी चाहिए। और आप लोगों को ये जो क्लास मैंने ली है अभी, इसकी PPT फाइल आप लोग KMIQ के टेलीग्राम पे अगर आप इस चीज़ को सर्च करोगे तो वहाँ से आपको फाइल मिल जाएगी, आप आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हो। और ये तो मैंने काफ़ी जल्दी पढ़ाया ये चीज़ें, तो थोड़ा रह गया, थोड़े अच्छे समझ में नहीं समझा सका मैं, तो उसके लिए क्षमा कर देना। और अपन जो नेक्स्ट क्लास जल्दी डालेंगे, क्योंकि बोर्ड भी थोड़ा नया है तो थोड़ा चलाने में भी दिक्कत आ रही है, तो जैसे जैसे हम इसके फ्रेंडली हो जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छे परसेंट बनाने की गारंटी लेंगे, अच्छे परसेंट आपको बना कर देंगे। जैसे 90% आपको 90% है, उससे अबव % आपको बनाने की गारंटी देंगे, ठीक है। हमने खुद ने बनाया है, आपको ही बना के देंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आशा करते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो, ठीक है। देख लेना आप लोग, है ना, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और अच्छे नंबर बनेंगे ना। आप इतना पढ़ लोगे तो आपको 50 नंबर आराम से मिल जाएंगे, 50 नंबर आराम से मिल जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा आप लोगों को, ठीक है। और भी इसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने छोड़ दी है वो भी आप देख लेना ना, परिभाषा सारी देख लेनी है, विकृतिता संचारण वगैरह, या शब्दलेपन, एनोडीकरण, थर्मिट रिएक्शन, जो भी चीज़ें हैं याद करने वाली, जो टेस्ट में आपके टीचर्स ने दिए वो भी याद कर ही लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और मन के साथ, तब तक के लिए बाय, अलविदा, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, ओके, धन्यवाद।